resources irrationally and overutilize them, it may lead to huge socio-economic problems. It will lead to socio-economic problem. Excess utilization of resources leads to socio-economic problem as well as environmental pollution. So this is also one of the important reason why we should conserve the resources. So the first point was resources are available in limited quantity. We have to conserve them for our future generation. And second point, excess utilization of resources will lead to socio-economic difference in the society. Basically, Good afternoon, ma'am. good afternoon. कुछ लोग बाद में आ रहे हैं ना, तो उनको ऐड करना पड़ रहा है. ठीक है. पिया भारती हरे राम तो लिखता भी नहीं है क्लास में, आंसर भी नहीं सुनाता है. रुको, तुमको आउट करते हैं अभी हम. आते आते गुड मॉर्निंग मैम. मैम आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाई थी कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हाँ, तो अभी इसका एक पॉइंट और कर लो इस क्वेश्चन का कि व्हाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज एसेंशियल. बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिससे हम रिसोर्स कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. कि एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट इकोलॉजिकल डिसबैलेंस. जो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस किए कि सोशियो इकोनॉमिक दोनों तरह के डिसबैलेंस क्रिएट कर सकता है, इसलिए रिसोर्स को कंजर्वेशन करना जरूरी है. We have to save our earth from environmental pollution, land degradation, global warming, and some social problems also. Okay? यस मैम. और एक बात और होती है, अगर और भी पॉइंट लिखना पड़ा तो तुम ये भी लिख सकते हो कि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. Resources are unevenly distributed and we have to fulfill the requirement of every region. इस पॉइंट को लिखो तो resources are unevenly distributed and we have to fulfill the requirement of every region. हाँ अरसलान, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे वो बताओ. मैम फैक्टर्स इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हाँ हाँ, तो उसमें क्या क्या पॉइंट है? The factors affecting development of resources are availability of resource, technology, quality of human, historical experiences of people. मैम इसमें कैपिटल भी हो सकता है. हाँ, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये सब हो सकता है. यस मैम. तो ये तुम्हें किस पैराग्राफ में मिला था आंसर, ये देखो यहाँ पर. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है. यहाँ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है ना. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, फिर टेक्नोलॉजी है ना. अगर रिसोर्सेज अवेलेबल भी है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते. सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज वन फैक्टर. देन
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये होना चाहिए। मैम may I ask you one question please? 1 मिनट रुक जाओ, इसको पूरा कर लो। और इकोनॉमिक एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने कुछ कॉलोनियल पीरियड का बेनिफिट लिया कि उन लोगों ने किस तरह से रिसोर्स का डेवलपमेंट किया था, उसका कुछ बेनिफिट लिया गया। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आर यू सीइंग दिस पेज? Yes, ma'am. Yes ma'am. Of resource, technology, quality of human resources and historical experiences of the people, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है ना। जापान में देखते हो ना किस तरह के वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है। तो नेचुरल रिसोर्स की कमी होने के बाद भी ये लोग दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेते हैं रॉ मटेरियल और अपने यहाँ बहुत अच्छे तरह से इंडस्ट्रीज चलाते हैं। डेवलप्ड कंट्री। हाँ, तो वो ना डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स का एक एग्जांपल हो गया, कंट्री लाइक जापान। मैम वहाँ पर वेल डेवलपमेंट पीपल होंगे तभी ना इतना। हाँ, तो मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी गुड देयर। हाँ, अब बोलो, एक अगला क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? अच्छा मैम, जो कल आप भेजी थी उसी में से एक क्वेश्चन था मैम, व्हाट आर द गली इरोजन एंड द सीट इरोजन। हाँ, तो वो तो क्लास में डिक्टेट कराए थे हम तो। यस मैम, करवा दी थी आप। यस मैम। अरे राम पूछ रहा है। यस मैम, समझ में नहीं आया था, इधर मतलब शोर हो रहा था। नहीं देता है, क्लास में से बंक करते हो तुम, क्योंकि जब हम तुमसे आंसर पूछते हैं तुम रहते नहीं हो क्लास में। नो मैम, इधर हम कुछ दिन से व्यस्त हैं मैम। तुमको क्या व्यस्तता है जी? खाना बनाते हो घर में, क्या कर रहे हो? मैं शादी में आए हुए हैं ना, तो इधर आज ही बारात है, तो आज के बाद फ्री हो जाएंगे। कोरोना में शादी? हाँ, मास्क वास्क लगा के रहना अच्छे से और एकदम भीड़ से अलग रहना। आ जाओ यहाँ पे, गली इरोजन देखो। The running water cuts through the clayey soil and makes deep channel, which are known as gullies. ठीक है ना। और ये पिक्चर देख रहे हो, यही है गली इरोजन। In the slopy land, running water cuts deep channels, and these deep channels are known as gully erosion. ठीक है। अगर रेनफॉल हुआ और रेनफॉल से जो स्ट्रीम्स तैयार हो जाते हैं, वाटर के स्ट्रीम्स, और वो स्लोप वाले लैंड में डीप कटिंग कर लेते हैं, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गली इरोजन कहते हैं, ठीक है ना। कब होगा? जबकि एक वास्ट लैंड है और बहुत स्लोप नहीं है, तो क्या होगा? पूरा जो है ना अपर शीट soil will be washed away, so that is known as sheet erosion. When water flows as a sheet over large area down a slope, in such cases topsoil is washed away and this is known as sheet erosion. तो गली इरोजन और शीट इरोजन यहाँ पर हो गया। जहाँ पे बहुत ज्यादा गली इरोजन हुआ रहता है वैसे लैंड को बैडलैंड्स या रेविन्स कहते हैं। इंडिया में चंबल बेसिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब और क्वेश्चन पूछो। आज रिवीजन क्लास है, इसमें और क्वेश्चन पूछो। अब ये बताओ, व्हाट आर द 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और जैसे बुक में लिखा हुआ है ट्राई करना वैसे ही लिखने का, उसको समझते हुए। कोई बात तो समझना जरूरी है। ये 3 पॉइंट लिखे हुए आंसर के, 1, 2 and 3। आइडेंटिफिकेशन एंड, हाँ बोलो। Identification and inventory of resources across the region of रिसोर्सेज। पढ़ो उत्कर्ष, मैं बोलूँ या वो पढ़ो, one of you will read at a time। उत्कर्ष पढ़ो।
Identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. 2. Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans. Third point, matching the resource development plans with overall national development plans. देखो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, जब भी रिसोर्स डेवलपमेंट करने चलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, कितने क्वालिटी में है, किस क्वांटिटी में है ना, क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसका सारा इंफॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तैयार कैसे होता है, उस लैंड का सर्वे करना पड़ता है, सर्वे करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को मैप के ऊपर डिपिक्ट करना पड़ता है और इस तरह से हम उस रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में एस्टिमेट कर पाते हैं, मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हुआ। पहला पॉइंट में क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्टिविटी जो है वो करते हैं। जब वो हो गया तो दूसरे स्टेज में उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप मतलब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रिसर्च सेंटर्स ये सब होते हैं। तो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड इंस्टीट्यूशन तीनों के हेल्प से उस रिसोर्स का हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तुमको अभी एक एग्जांपल दिए थे आयरन ओर का, अब एक एग्जांपल ले लो शुगर केन का। तो शुगर केन एग्रीकल्चर से मिला तो वो तो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। तो शुगर केन को जब हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, शुगर मिल में ले जाते हैं और उसको शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा, ह्यूमन स्किल लगा और फैक्ट्री का हेल्प लिया हमने, मिल का हेल्प लिया। तो इस तरह से शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो वो ज्यादा, तब क्या कहेंगे कि रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया, वो ज्यादा यूजफुल बन गया। और किसी भी रिसोर्स डेवलपमेंट को करते समय क्या ध्यान में रखते हैं कि जो भी हम रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारे कंट्री के प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज की जरूरत है, कौन कौन सी चीज को डेवलप करना जरूरी है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करते हैं काम। तो ये तीनों पॉइंट हो गया। ये पहले पॉइंट में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दूसरे पॉइंट में रिसोर्स का डेवलपमेंट और तीसरे पॉइंट में ये ध्यान रखना कि कंट्री का डेवलपमेंट जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ रिसोर्स का डेवलपमेंट को मैच करना चाहिए। ठीक है, इस सारी चीज को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे मटेरियल आंसर में आने चाहिए। तो इसको याद करने की भी कोशिश करो। ठीक है, समझते हुए उसको याद कर लो। अब आगे बोलो। ये देखो ये क्वेश्चन, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स? यस मैम। हाँ, इंडिया में कुछ एग्जांपल बताओ कि रिसोर्सेज बहुत हैं फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो स्टेट। तो मैम आप ये लिखवाई थी कि स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड झारखंड आर रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बट स्टेट्स लाइक मुंबई एंड दिल्ली आर पुअर इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड। हाँ, स्टेट्स नहीं लिखना स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड हाँ ऐसे करके लिखना। मुंबई लिखने से तो एक ये हो गया ना, एक सिटी हो गया। अगर स्टेट लिख रहे हैं तो वहाँ स्टेट का ही नाम लिखना। यस मैम, वो तो कर दिया। गुजरात है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है लेकिन वो डेवलपमेंट में आगे है, महाराष्ट्र भी डेवलपमेंट में आगे है, तमिलनाडु भी आगे है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है अपने ही कंट्री के अंदर कि कुछ स्टेट्स जो रिसोर्स रिच है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ क्या है कि रिसोर्स पुअर है बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ये पैराग्राफ रीडिंग करो तो मान लो अगर तुमको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन आवर रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये पैराग्राफ एक बार रीडिंग करो। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main
attraction for the foreign invaders. It was primarily फॉरेन इन्वेडर्स the मतलब होता higher है मतलब level to technological development of the मैम जब हम conflict बाहर के कंट्री से आए हों, खेलने वाले, यस हाँ in मैम जैसे अफगानिस्तान से मैम आए हुए गजनी और गोरी, हाँ, वो लोग इन्वेड करते थे इंडिया पर, अटैक करते थे। ब्रिटिशर्स हाँ, यहाँ से फिर से पढ़ो, इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ the higher level of technologically development of colonizing countries that help them to exploit resources of other region, establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can be contributed to development only when they are accompanied by appropriate technologically development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involves the availability of resource but also technology, quality of human resources and historical experience of people. तो देखो जो कॉलोनाइजिंग कंट्री थे, कॉलोनाइजिंग कंट्री ज्यादातर कौन कौन से थे? जैसे था ब्रिटेन, इंडिया अफ्रीका है ना? नहीं, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज जो कंट्री आते थे और मैम ब्रिटिश, हाँ, Britishers, पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, स्पेनिश भी थे, मैम फ्रेंच, मैम स्पेनिश, हाँ, जो कि एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में जाके अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते थे। और क्यों वो सुप्रीमेसी दिखा पाते थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। और यहाँ जो कंट्रीज थे, जो कॉलोनीज थे, वो क्या थे? रिसोर्स में तो रिच थे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो फॉरेनर्स आते थे वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और यहाँ के रिसोर्सेज का फायदा उठाते थे। ठीक है ना? तो यही हो गया। और उस इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, है ना? इंडिया में क्या था? ब्रिटिश भी आए थे, कॉलोनीज बनाए, ब्रिटिशर्स तो बहुत समय तक रहे, फ्रेंच कॉलोनी भी है, पोर्चुगीज का भी कॉलोनी है। फ्रेंच कॉलोनीज उधर पांडिचेरी के तरफ था, पुदुचेरी के तरफ, और पोर्चुगीज इधर थे, गोवा। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources but also the technology. ठीक है ना? तो सिर्फ availability of resource ही नहीं चाहिए, उसके साथ क्या क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का भी फायदा मिला है। ठीक है ना? रिवर के ऊपर डैम बनाने का काम या रेलवे का कंस्ट्रक्शन करने का काम, ये सब इंडियन ने कहाँ से सीखा? ब्रिटिशर्स से सीखा। फैक्ट्रीज लगाना, ये सब। चलो, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने दिया था, वो आंसर पढ़ के सुना, क्वेश्चन और आंसर। Yes, ma'am. Ma'am, question was what was the thought of Mahatma Gandhi regarding resources conservation? Or ma'am answer, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in words. There is enough for everyone, everybody's need, and but not for anybody's greed. He placed greedy and selfish individuals and exploitive nature of modern technology as the root cause of resource depletion at global level. हाँ, अगर रिसोर्सेस का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब रिसोर्स अगर खत्म हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो इसके पीछे किसका हाथ है? ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये काम कर रहे हैं कि वो एक्सेस रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और एक्सेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये ग्रीडी और सेल्फिश ये मोटिव हुआ। कहा जाता है ना कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है या ग्लोबल लेवल पे जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसी का है। ये कैसी किताब है बताओ? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। गांधी जी के अलावा
क्लब ऑफ रोम ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन पे बहुत बातें की थी और इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि रिसोर्स का कंजर्वेशन होना चाहिए in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. ठीक है ना, गांधीयन फिलोसफी जो था उसको फिर से यहाँ पर दिखाया गया इस बुक में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में. द seminal contribution was with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. Brundtland Commission report 1987. याद रखना ये सब रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि ग्लोबल लेवल पे हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें. क्योंकि अभी तुम देख रहे हो ना क्या हालत हो रही है कि अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, सेनेगल, सोमालिया, ये सब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एकदम गरीबी में जूझ रहे हैं, है ना, और बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जो एक्सेस रिच है. तो इस तरह का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए. ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेस सबके पास पहुंचना चाहिए. ये सब ना तुमको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी बहुत आता है. ब्रुंटलैंड कमीशन है ना, आवर कॉमन फ्यूचर क्या है बताओ. पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किसमें कहा गया है, एक किताब है आवर कॉमन फ्यूचर, उसमें कहा गया है. और रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 का तो तुम लोग पढ़े ही थे, है ना, कि उस वो पहला ग्लोबल समिट था जिसमें 100 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था. और उसमें क्या क्या बातें हुई थी कि ग्लोबल पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए और सोशल इनइक्वालिटी वर्ल्ड लेवल पे जो है, रिच एंड पुअर में वर्ल्ड जो बट रहा है उसको कैसे दूर किया जाए. जहाँ जो नीडी पीपल है, जहाँ मेडिसिन नहीं पहुंच रहा है, फूड नहीं है, वहां पर भी फूड पहुंचे. ये सारी बातें उसमें थी 1992 रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में. यहाँ से तुम लोग एक क्वेश्चन लिखे थे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो. Write about India's percentage of land under different relief features and also write their significance. Answer. India has a variety of lands like mountains, plateaus, plains and islands. Mountains. About 30% of India's total surface area is under mountains, like Himalayas, Western Ghat, Eastern Ghat, Aravalli, Vindhyas, etc. The Himalayas are the resources of perennial rivers. Mountains also provide facilities for tourism and forest and wildlife as ecological aspects. Plains are about 43% of India's total land area is under plain, like northern plain, coastal plain, etc., which provides facilities for agriculture and industries. Plains are densely populated. Plateaus. About 27% of the land areas of country's plateau region. It possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forests. बहुत अच्छा, वेल डन. उत्कर्ष ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है और बहुत बच्चों ने लिखा है जो रेगुलर क्लास में आते हैं, सबने लिखा है. और ये सारा आंसर ना तुमको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा. तुम इस लेसन 1 का सारा वीडियो तुम देख सकते हो. जो बच्चे क्लास में नहीं थे तो वो सब कुछ आंसर इसमें डिक्टेट करा के लिखाया गया है, ठीक है ना. अब एक आंसर और बता दो यहाँ से. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न. हाँ, अब लैंड यूज पैटर्न में ना तुम बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना डेटा याद करने के लिए. डेटा सिर्फ थोड़ा फॉरेस्ट का, थोड़ा फैलो लैंड का, नेट स्टोन का, 2-3 का याद कर लो बस. डेटा बहुत नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो डेटा के लिए ज्यादा बॉदर नहीं करना, ठीक है. सिर्फ यस मैम, पूरा क्वेश्चन था व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस. हाँ, आंसर बोलो. Ma'am, answer. The utilization of land for various purposes like forest, mines, mining, agriculture, coastal land, industry, patchwork lands, etc. Land resources are used for various purposes like first, forest. Second, land not available for cultivation. Yes. First, barren and wasteland.
B. Land, food, non-agriculture uses, that is building roads, factory, etc. Third, other uncultivated land, excluding fallow land. First, permanent pasture and grazing land. Second, land under miscellaneous tree crops and groves not included in net zone area. मैम थर्ड उसके बाद ये culturable wasteland. कल्चरेबल वेस्टलैंड मैम हाँ मैम culturable wasteland left uncultivated for more than 5 agricultural years. फोर्थ मैम फोर्थ में मैम आप फैलो लैंड के लिए मैम अलग से ही क्वेश्चन लिखवा दी थी. अच्छा नहीं तो तुम यहाँ पे लगातार जो लिख रहे हो ना लैंड यूज उसमें लिख लो इसका हेडलाइन नंबर 4 फैलो लैंड एंड नंबर 5 नेट जोन एरिया. ठीक है ना ये भी यस इसको ऐड कर लेंगे. हाँ इसको कंटिन्यू कर लेना और उसके बाद फैलो लैंड पे अलग से क्वेश्चन होगा. More than Yes, one ma'am. in What Yes, is ma'am, you fallow have to land? define What are what its is types? type. Answer. Fallow land is the part of the agricultural land which is left uncultivated for 1 to 5 years to regain soil fertility in natural manner. Fallow lands are of two types: current fallow and other than current fallow. This is left uncultivated for 1 or less than 1 agricultural year. Other than less current fallow, this is left uncultivated for 1 to 5 agricultural years. Yes. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज नेट जोन एरिया. What is net zone area? मैम आंसर था एक्चुअल कल्टीवेटेड एरिया इन एन ईयर इज नोन एज नेट जोन. हाँ. And what is gross cropped area? Area answer sown था more कि- than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. ठीक है. मैम उसके बाद मैम अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइन द लैंड यूज ऑफ अ कंट्री. हाँ. मैम उसका फर्स्ट है मैम टोपोग्राफी, मैम सेकंड क्लाइमेट, थर्ड सॉइल टाइप्स, मैम फोर्थ ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल्स. ठीक है. तुम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़े हो है ना. सिंसियरली पढ़े हो तुम लोग तो तुम्हारे पास सारा कुछ है ना. और देखो ये कोई भी नॉलेज ज्योग्राफी का वो तुम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो समझे ना. ये हमेशा बाद में भी काम आता है ये सब. मैम एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. What is the total geographical area of India? Answer 3.28 million square मैम kilometer. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. What is the मैम total और एक एरिया? सर्वेड एरिया कितना परसेंट है? 93%. 93% of the total 90 area has been surveyed and their information is available regarding land use. ठीक है. सिर्फ 93% का हमारे पास लैंड यूज डेटा अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि बाकी हिस्सा रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं या फिर कश्मीर का जो पाकिस्तान या चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है वो सब है इसलिए. ठीक है. अब यहाँ हमने कहा था किससे कंपेयर करने के लिए 60-61 के डेटा को तुम कंपेयर करना 2014-15 के डेटा से है ना. ये मेरे पास भी ये ओल्ड है तो उसमें ज्यादातर जो कंपेयर करने के लिए आएगा ना वो तुम सिर्फ फॉरेस्ट को कंपेयर करोगे. ठीक है. फॉरेस्ट हो गया, नेट जोन एरिया हो गया, बस इतना ही. थोड़ा फैलो लैंड भी हो सकता है पर बहुत ज्यादा डेटा में ये नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि डेटा इतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में. एक आंसर तुमको हमने भेजा था कि वो why the area under forest is increasing very slowly in India. फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है लेकिन the rate of increase is very slow. Why? कौन आंसर लिखा है? जल्दी फटाफट पढ़ के सुना तो 2 मिनट बच रहा है. ये हमने स्नैप होमवर्क में अटैचमेंट में भेजा था. हाँ अरसलान नहीं है आंसर. Yes, ma'am. आप भेजी थी. Why forest had not increased much since 1960-61? Answer. Forest has increased to 23.3% from 18.11% in 1961 because
Besides afforestation, deforestation is also going on. More lands are used for buildings, factories, roads, etc. Expansion of net zone area for growing more food. Even growing population is also a reason. एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन तो हमेशा ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेसिक कॉज हो गया एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि 1960-61 से फॉरेस्ट बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है। उस समय था 18.11% और अभी बढ़ के कितना हुआ है, सिर्फ 23.3% हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए, एटलीस्ट 33% होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया फॉर बेटर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि एफॉरेस्टेशन के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी चल रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मोर लैंड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड्स। तो बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड, डैम्स, ये सब में एरिया चला जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन ऑफ नेट सोन एरिया, एक्सपेंशन ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब